वेलकम एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करेंगे एरेज के बारे में। एरेज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बिना एरेज के कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना ऑलमोस्ट हमारे लिए डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे हमें एरे की जो है रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एरे होता क्या है। तो जो हमें यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, इस डेफिनेशन को समझने से पहले लेट्स टॉक अबाउट कि हमें एरे की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। फाइन, सपोज करो आपकी क्लास के अंदर यू हैव 100 स्टूडेंट्स, आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं एंड यू वांट टू स्टोर देयर मार्क्स। आपने उनके जो मार्क्स है, ठीक है जी, मार्क्स है, मान लो 12th के मार्क्स हैं, वो आपने स्टोर करवाने हैं। तो इनको स्टोर कराने का या तो मेरे पास तरीका है कि भैया मैं क्या करूं, वेरिएबल ले लूं, इंट आई जे ए बी सी, ऐसे ऐसे मैं 100 वेरिएबल ले लूं और उनके अंदर उनके जो मार्क्स को डाल दूं। मान लो कि आई के अंदर किसी के नंबर से मान लो 500, ठीक है, जे के अंदर डाल दिया मैंने 439, ए के अंदर डाल दिया 230 एंड सो ऑन। तो 100 बच्चों के नंबर में इस तरह से डाल सकता हूँ। बट अब देखो यहाँ पे तो अभी सिर्फ 100 बच्चों के नाम स्टोर कराने थे, मान लो कि मैंने पूरी कंट्री के नाम स्टोर कराने हैं। क्लियर? तो ऐसे तो मेरे वेरिएबल लिखता लिखता ही थक जाऊंगा कि कितने वेरिएबल लिखूं जिससे कि मेरा सबके जो है पूरी कंट्री के बच्चों के मार्क्स जो है स्टोर हो जाए। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आते हैं एरेज। ठीक है जी, एरे। एरे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि एरे से हम एक ही वेरिएबल बनाते हैं। फन, मान लो वेरिएबल का नाम है ए, तो ये ए जो है, ये हम इसको बताएंगे कि आपने कितने एलिमेंट स्टोर करने हैं। अगर आप बोलोगे कि आपने 10 एलिमेंट स्टोर करने हैं तो ए विल स्टोर 10। अगर आप लिखोगे ए ने 1000 एलिमेंट स्टोर करने हैं तो इट विल स्टोर 1000 एलिमेंट। अगर आप बोलोगे ए ने 10,000 एलिमेंट स्टोर करने हैं सो इट विल स्टोर 10,000 एलिमेंट। बट हेयर यू कैन सी कि नाम जो है एक ही रहेगा, ए के अंदर ही आप सारे के सारे जो मार्क्स हैं वो डाल सकते हो। ओके, अब ये तो था इसका बेसिक, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो यहाँ पे लिखी है, एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। फाइन, दिस सिमिलर एलिमेंट्स कुड बी ऑल इंटीजर्स और ऑल फ्लोट्स और ऑल कैरेक्टर्स। क्लियर? ओके। और जो कैरेक्टर एरे होता है उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। बाकी जो इंटीजर और फ्लोट के अदर टाइप के एरे होते हैं उनको हम सिंपली एरे ही बोलते हैं, उनको हम कुछ और नाम से नहीं बुलाते। जबकि जो एरे ऑफ कैरेक्टर है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। इस बात का आपने ध्यान रखना है, एरे ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग, बाकी सभी को हम सिंपल एरे ही बोलते हैं। ओके, अब जो मेन बात है वो इस पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन के अंदर ही यहाँ पे लिखी हुई है कि एरे है क्या। तो एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। सिमिलर मतलब या तो भाई सारे एलिमेंट इंटीजर टाइप के होंगे, या वो फ्लोट टाइप के होंगे, या वो कैरेक्टर टाइप के होंगे, या किसी और डाटा टाइप के होंगे, बट वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने क्या किया, आपने लिखा इंट A5, इंट A5। तो इसका मतलब ये है कि आपने एक एरे लिया है जिसका नाम A है और उसके अंदर 5 एलिमेंट स्टोर होंगे, और वो जो पांचों एलिमेंट हैं दे ऑल विल बी इंटीजर, दे ऑल विल बी इंटीजर, सारे सारे इंटीजर टाइप के आपके जो है वो वैल्यूज इसके अंदर जाएंगी। ओके, अब इसकी एक और बात ध्यान रखने लायक है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट भी है, कि जो एरे के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो सारे सारे एक साथ स्टोर होते हैं। मान लो कि आपने सपोज यही एरे लिया है जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो सपोज ये मेरे पास एरे जिसका नाम ए है और इसके अंदर मान लो कुछ वैल्यूज है 10, 5, 6, 9, 12। अब इसकी जो खास बात है एरे की वो ये है कि सारे के सारे एलिमेंट्स एक के बाद एक स्टोर होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट को मेमोरी कहीं और मिले और इसको कहीं और मेमोरी मिले, तो ऐसा नहीं होता। तो जो मेमोरी मिलती है वो इसको मिलती है कॉन्टिन्यूस। ठीक है जी, कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन मिलती है एरे को। तो ये दो बातें आपने ध्यान रखनी है, कॉन्टिन्यूस की और आपकी सिमिलर डाटा टाइप की भी, सिमिलर वैल्यूज ही इसके अंदर आपकी स्टोर होती है। ये दो बातें आपने ध्यान रखनी है। अगर आपको ये पता है इट मींस आपको डेफिनेशन जो है एरे की अच्छे से आती है। और इसके अलावा जो बाकी जो स्पेसिफिक चीजें हैं एरे के बारे में वो तो हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे ही। तो होपफुली यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस एंड यूज ऑफ
एरेज आल्सो। ओके, अब जैसे कि हमने बात करी थी एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं, एरे को डिक्लेयर करने का मेथड होता है नेम ऑफ डाटा टाइप, मान लो इंटीजर, नेम ऑफ एरे, एंड इन दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स वी विल राइट द लेंथ ऑफ द एरे। तो यहाँ पे लिखा है 30, इट मींस 30 इंटीजर्स विल बी स्टोर्ड, 30 इंटीजर्स विल बी स्टोर्ड। अगर मैं लिख देता हूं फ्लोट ए 30, इसका मतलब ये है कि भैया मैं सारे के सारे 30 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए, मतलब डेसिमल नंबर्स के लिए मैं एरे को यूज करूंगा और उसके अंदर 30 फ्लोट वैल्यू ही मेरी स्टोर होगी। अगर मैं लिख देता हूं कैर बी 10, तो इसका मतलब ये है कि एक कैरेक्टर टाइप एरे है जिसके अंदर 10 कैरेक्टर टोटल आप स्टोर करा सकते हो। ठीक है, ओके, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये जो चीज होती है इसको हम इसके डायमेंशन भी बोलते हैं। फाइंड द डायमेंशन, कितनी इसकी लेंथ है, और स्पेसिफिकली वी कैन कॉल इट डायमेंशन आल्सो, और बेसिकली हम इसको बोलते हैं लेंथ। ठीक है जी, ये होती है मेरे पास एरे की लेंथ। आने वाली क्लासेस के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो एरे है उसकी डायमेंशन भी होती है। वी हैव वन डायमेंशनल एरे, वी हैव टू डायमेंशनल एरे, एंड वी आल्सो हैव थ्री डायमेंशनल एरेज। तो वो भी हमारे पास होते हैं, वो हम अगली क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो एरे है उसके अंदर हम डाटा डालते कैसे हैं। अब एक कॉमन बात है कि जो एरे होता है वो यूजुअली थोड़े बड़े साइज का होता है, क्योंकि अपने बहुत सारी वैल्यू स्टोर करानी होती है। ठीक है, बहुत सारी वैल्यू स्टोर करानी होती है, तभी हम यूज करते हैं। तो अगर मैंने बहुत सारी वैल्यू स्टोर करानी है तो मतलब कि मुझे बार बार स्कैनफ लिखना पड़ेगा। फाइन, बार बार स्कैनफ करना पड़ेगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, इस स्कैनफ को यूजली एक लूप के अंदर डाल देते हैं, चाहे फॉर की लूप यूज करो या आप व्हाइल की लूप यूज करो, उस लूप के अंदर इसको डाल देते हैं। ओके, मान लो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिखा है, यहाँ पे हम बच्चों के मार्क्स जो है इनपुट करा रहे हैं खाली। तो हमने क्या किया है, हमने एक एरे लिया है इंट जिसका नाम है मार्क्स, और जिसकी लेंथ जो है वो है 30। ठीक है जी, तो देखो हमने क्या किया, एक लूप लगाई फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 29, i प्लस प्लस। ओके, अब एक और बात ध्यान करने लायक है कि देयर इज अ कंसेप्ट, इसको मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूं। जब भी हम एरे की बात करते हैं तो वहां पे बातें होती है नेम ऑफ द एरे, ठीक है जी, लेंथ ऑफ द एरे, एंड एक होती है सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट ऑफ द एरे। तो जो एरे की जो सबस्क्रिप्ट होती है वो उसकी ये लोकेशन बताती है कि कहां पे वो इस पर्टिकुलर एरे के अंदर मेरा एलिमेंट है। और सी लैंग्वेज के अंदर जो हमारी सबस्क्रिप्ट है, ठीक है जी, इसको हम कई बार इंडेक्स भी बोलते हैं। इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 एंड सो। ओके, अब मान लो मैंने यहाँ पे एरे लिया है 30 एलिमेंट्स का। सो ये इट विल, इसका मतलब ये है कि टोटल जो एलिमेंट स्टोर होंगे दे विल बी 30। ठीक है जी, अब 30 कैसे हैं, बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से लेके वो 29 तक आपके जो है टोटल वो स्टोर होंगे। टोटल देयर विल बी 30 एलिमेंट्स, इसलिए यहाँ पे 29 लिखा है, 30 यहाँ पे नहीं लिखा है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 से स्टार्ट होता है। कई लैंग्वेज के अंदर जो एरे है वो 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है जी, कई में वही 1 से स्टार्ट होता है, मतलब 1 2 3 4 एंड सो, बट मेजोरिटी ऑफ द लैंग्वेज में ये 0 से ही आपका स्टार्ट होता है। अब मैसेज आएगा प्रिंट एफ एंटर मार्क्स, आपने मैसेज ये ऐसे कैसे प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। फिर हमने स्कैनफ यूज किया परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ मार्क्स आई, क्लियर। तो मान लो आई में क्या है, 0 है, तो जो 0th लोकेशन होगी, मान लो ये है, इन दिस केस मान लो इसकी लेंथ जो है वो 30 तक है, देयर आर 30 एलिमेंट्स। तो फर्स्ट में मार्क्स आई में क्या है 0, तो जो ith लोकेशन है ये वाली, यहाँ पे कोई वैल्यू हमारे इनपुट हो जाएगी, मान लो आपने डाल दी 10। उसके बाद लूप यहाँ क्लोज है, हम यहाँ पे जाएंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट में, आई प्लस प्लस, आई में क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा। फिर हम कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन सही है, इनसाइड द लूप ये मैसेज प्रिंट होएगा, फिर प्रिंट होएगा, और अब आई में क्या आ गया 1 आ गया। मान लो आपने कीबोर्ड डाल दिया, कीबोर्ड से डाल दिया 50, तो 50 विल बी स्टोर्ड है एंड सो ऑन। ये आपकी लूप तब तक चलती चली जाएगी जब तक सभी के सारे एलिमेंट्स के अंदर वैल्यू को नहीं डाल देते हो। ठीक है, तो ये तो था यूज एंटरिंग एलिमेंट्स यूजिंग फॉर लूप। यहाँ पे हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपके सारे कंफ्यूजन जो है दूर हो जाएंगे रिगार्डिंग एरेज। अब हम बात करते हैं प्रिंटिंग एंड एरे एलिमेंट्स। तो सेम प्रोग्राम हमने बनाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक नई चीज है, यहाँ पे हमने एक स्कैनफ से वैल्यू नहीं डलवाई है,
हमने जो एरे की जो लेंथ ली है 5 ली है, डाटा टाइप इंटीजर है, क्लियर। और जो 5 जो एलिमेंट्स हैं वो मैंने शुरू में बता दिए कि भैया एरे के अंदर ये मेरे एलिमेंट्स जो है वो आएंगे, फाइन। फिर इसको प्रिंट करा दिया फॉर की लूप लगा के, i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस प्रिंट एफ a ऑफ i। तो जितने भी एलिमेंट्स मेरे पास है इसकी जो आउटपुट आएगी दैट विल बी 10, 30, 12, 14 एंड 45। दिस विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। अब यहाँ पे क्या देखो, हमने जो वैल्यूज है वो कीबोर्ड से नहीं डाली है, शुरू में ही डाल दिया इसके अंदर, तो इसको बोलते हैं एरे इनिशियलाइजेशन, एरे को इनिशियलाइज करना, फाइन। और कौन किस किस मेथड से हम वैल्यूज यहाँ पे डाल सकते हैं वो भी हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो दो मेथड से कर सकते हैं, वो फर्स्ट वन इज यूजिंग एरे इनिशियलाइजेशन, सेकंड वन इज यूजिंग स्कैनफ। स्कैनफ से या एरे इनिशियलाइजेशन के थ्रू हम वैल्यूज जो है एरे के अंदर डाल सकते हैं। ओके, अब एरे के एलिमेंट को एक्सेस कैसे करना होता है वो हमने डिस्कस कर ही लिया है। मान लो कि हमने एक छोटा सा यहाँ पे एक इट्स ए पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम, मान लो कि हमने एवरेज निकालनी है हर बच्चे के मार्क्स की, फाइन। तो देयर आर टोटल 139, मान लेता हूँ कि मेरी क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं और मैंने सभी के बच्चों की जो एवरेज निकालनी है कि किस क्लास के बच्चों की जो एवरेज परसेंटेज जो है वो क्या बनती है। तो हमने देखो यहाँ पे क्या किया है, एक सम वेरिएबल ले लिया, सम में शुरू में 0 डाल दिए, फिर लूप लगाई, देन सम इज इक्वल टू सम प्लस मार्क्स आई, आई में क्या है 0, तो 0 मतलब जो पहला स्टूडेंट है उसके मार्क्स सम के अंदर ऐड हो जाएंगे, फाइन। अब ब्रैकेट यहाँ पे हमने यूज नहीं करी है, तो मतलब के जो फॉर की लूप की बॉडी है वो यहीं तक है, क्लियर। तो ये लूप बार बार चलती चली जाएगी और सम के अंदर लास्ट में क्या आ जाएगा, देयर विल बी सम ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल 30 स्टूडेंट्स, ठीक है जी। सारे 30 बच्चों के जो मार्क्स जो जमा होके वो सम के अंदर मेरे स्टोर हो जाएंगे। फिर एवरेज का फार्मूला क्या होता है, सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय 30 को कर दिया एंड देन वी हैव प्रिंटेड द एवरेज, फाइन, ओके। अब जो एरे के कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट बात है वो हमने यहाँ पे लिखी है, ये आपने सारी नोट डाउन कर लेनी है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, और कई बार हम बोलते हैं एरे इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस आइटम्स। होमोजीनियस आइटम, होमोजीनियस का मतलब भी सिमिलर ही होता है, फाइन, ओके। दूसरी बात यह है कि एरे की जो नंबरिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है, क्लियर। तो और एरे के अंदर कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए तभी आपका एरे वो चलेगा। The array is also known as subscripted variable, इसको subscripted variable ही बोलते हैं क्योंकि हम एरे को सबस्क्रिप्ट की हेल्प से एक्सेस करते हैं। मान लो मैं लिख रहा हूँ A3, so it means I'm talking about third location of the array, ओके। अच्छा, एरे की टाइप और डायमेंशन हमें पहले ही बतानी पड़ती है, भाई कितनी मेरी जो एरे के अंदर एलिमेंट्स होंगे एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर इन माय प्रोग्राम, फाइन। तो पहले से पता होना चाहिए। So next thing is, however big an array, its elements are always stored in continuous memory location। इसकी हमने बात करी थी, तो भी क्या इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो इकट्ठे स्टोर होते हैं एरे के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं एरे की जो हर बच्चे को पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एरे इनिशियलाइजेशन की, हम एरे को किस किस मेथड से जो है इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने फर्स्ट मेथड है, पहले बता दिया कि लेंथ होगी 6 और एलिमेंट कौन कौन से हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लिख दी, फाइन। तो इससे क्या होगा, तो जो मेरा एरे बनेगा इसके अंदर क्या आएगा, देयर विल बी 6 एलिमेंट्स, फाइन, 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट होंगे। इसकी जो सबस्क्रिप्ट होगी वैसे होगी 0 1 2 3 4 एंड 5। फर्स्ट एलिमेंट पे आपका आएगा 2, यू विल स्टोर हियर 2, देन इट विल बी 4, then 12, then 5, then 45 and then last में 5। This is how elements will be stored, fine, okay। दूसरा मेथड ये भी आपका बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई एरर नहीं आएगा, आप इस वैल्यू को यहाँ पे खाली छोड़ सकते हो, बट आप कौन कौन सी वैल्यू डालोगे वो आपको यहाँ बतानी पड़ेगी। अगर आपने यहाँ पे सारी वैल्यू लिस्ट कर दी है तो ये चलेगा, अदरवाइज ये आपका वर्क नहीं करेगा। अब फ्लोट टाइप का भी आप ऐसे ही ले सकते हो, फ्लोट टाइप का वेरिएबल ऐसे ही आप कैरेक्टर टाइप का भी ले सकते हो।
तो सेम मेथड से आप इसको यूज करोगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि मान लो फ्लोट प्रेस है, अब इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ होगी इतनी होगी जितने आपने एलिमेंट यहाँ पे लिख दिए, मान लो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट एंड फोर एलिमेंट, तो इसकी लेंथ जो है ऑटोमेटिक कंपाइलर 4 सेट कर देगा। ठीक है, इस बात का हमने ध्यान रखना है। और एक बात और है कि अगर आपने एरे के अंदर कुछ वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है तो वहां पे वो आपकी गार्बेज वैल्यू को स्टोर कर लेता है। क्लियर? ओके, अभी जैसे कि हमने बताया था कि एरे की जो डायमेंशन है ये ऑप्शनल है, इसको हम आई विल कॉल इट लेंथ ऑफ द एरे, तो ये ऑप्शनल होती है गिवन यू हैव स्पेसिफाइड द वेरिएबल्स की कौन कौन से वेरिएबल हमारे पास आने वाले। अब ये मेमोरी के अंदर स्टोर कैसे होते हैं, अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मेरी शुरू हो जाती है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है और इसको अच्छी तरह से नोट डाउन भी आपने कर लेना है। मान लो कि आपने एक एरे ले लिया, ये वाला इंट एरे 8, जैसे आप ऐड करोगे तो एक एरे बन जाएगा मेमोरी के अंदर जिसका नाम होगा ARR। फाइन, और इसके अंदर 8 एलिमेंट होंगे और किस डाटा टाइप के होंगे, इंटीजर टाइप के होंगे। और एक इंटीजर को कितनी मेमोरी मिलती है, इसको मिलती है 2 बाइट की, मतलब कि जो लेंथ ऑफ द एरे होगी दैट विल बी 2 into 8 दैट इज इक्वल टू 16 बाइट्स। ठीक है जी, तो इस एरे के अंदर कितने बाइट आएंगे, 16 बाइट हमारे आएंगे। फाइन, ओके। अब एरे को मेमोरी मिलती है कॉन्टिन्यूस मेमोरी के अंदर, कौन सारे एलिमेंट्स इकट्ठे स्टोर होते हैं। मान लो कि फर्स्ट एलिमेंट को मान लो मेमोरी मिली है यहाँ पे 65,508 पे, तो एक इंटीजर को कितनी बाइट मिलती है, 2 बाइट, तो 2 बाइट कंज्यूम हो गए। तो नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा वो स्टोर होगा 510 के ऊपर, 65,510 के ऊपर। नेक्स्ट 12, 14, 16, 18, 20 एंड 22। क्लियर? अगर यही एरे मेरे पास फ्लोट टाइप का होता तो यहाँ पे 4 बाइट का गैप होता, क्योंकि एक जो फ्लोट टाइप का वेरिएबल है उसे हमारे पास मेमोरी मिलती है कितनी, 4 बाइट की। क्लियर? ओके, अभी एक चीज यहाँ पे मिसिंग है दैट इज इंडेक्सिंग। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो 0 इंडेक्स होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। क्लियर? ओके, अब मान लो कि मुझे आई वांट टू एक्सेस दिस एलिमेंट, तो मैं लिखूंगा ARR3, फिर मुझे फोर्थ एलिमेंट को एक्सेस करना है। क्लियर? अगर मैं लिख देता हूं printf के अंदर ARR3, तो इसकी जो वैल्यू है दैट इज -45, दिस विल बी प्रिंटेड। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, इसको हम बोलते हैं मेमोरी मैप ऑफ एरे। ओके, अब यहाँ पे हमने ये बात और अच्छे से समझाई है, सेम ही बात है, कुछ इसके पॉइंट्स बनाए हैं, ये आपने नोट डाउन कर लेने हैं। क्लियर? एक बात और है, एक पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड व्हेन ऑलवेज पॉइंट्स टू इमीडिएटली नेक्स्ट लोकेशन ऑफ इस टाइप। अगर आप मान लो कि आप कोई पॉइंटर टाइप यूज कर रहे हो इंटीजर टाइप का, तो अगर आप उसके अंदर प्लस प्लस करते हो तो वो 2 से ही आपका इंक्रीमेंट होगा। मान लो आप पहले 2 पे हो, फिर आप जाओगे 4 पे, फिर 6 पे, फिर 8 पे। फाइन, ओके। अब यहाँ पे सेम हमने थोड़ा सा लेंथी प्रोग्राम लिखा है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हमने एरे को इनिशियलाइज कर दिया है और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी जो लेंथ है वो ऑटोमेटिक 6 होगी। तो मेमोरी के अंदर कितने एलिमेंट्स स्टोर होंगे, टोटल 6 एलिमेंट्स। क्लियर? अब उसके अंदर हमने वैल्यू शुरू में डाल दी है और फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उस एरे का एड्रेस भी प्रिंट करा रहे हैं, फाइन, और उसकी वैल्यू को भी प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, सॉरी नॉट एड्रेस, वी आर प्रिंटिंग इट्स इंडेक्स, हम इसके इंडेक्स को प्रिंट करा रहे हैं और उसकी वैल्यू को और उसका एड्रेस जो है वो प्रिंट करा रहे हैं। यहाँ पे हम वैल्यू को प्रिंट नहीं करा रहे, क्योंकि आप देखोगे कि हियर वी हैव रिटन एड्रेस ऑफ num_i, तो ये क्या करेगा, जो एरे है, मान लो यही एरे है, तो यहाँ पे एड्रेस इसको प्रिंट करेगा। ठीक है जी, एड्रेस ऑफ का मतलब उसके एड्रेस। और जो यहाँ पे हमने फर्स्ट लाइन लिखी है आई वाली, अब ये जो आई में जो लूप में यूज कर रहे हैं उसको ही प्रिंट करेगा। सो इट मींस बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरे इंडेक्स। फाइन, ये इन वैल्यूज को वो प्रिंट करे। इसकी जो आउटपुट आएगी वो कुछ इस तरह की आएगी। आपके प्रोग्राम में ये वैल्यू तो सेम रहेगी, बट हो सकता है कि एड्रेस जो है वो आपको अलग से दिखाई दे, क्योंकि हो सकता है कि जब आप प्रोग्राम रन करो तो कंपाइलर आपको मेमोरी कहीं और पे प्रोवाइड करे, किसी और जगह में। अब एक बात और होती है बाउंड चेकिंग की, कि मतलब कि मान लो आपने लिख दिया int a10, इससे क्या हुआ कि आपका एक एरे बन गया जिसकी लेंथ है 10 एलिमेंट्स की। फाइन, बट थोड़ी देर बाद आपने लिख दिया printf %d a of
11, ए ऑफ 11 आपने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ठीक है, इसको हटा दो, ए ऑफ 11 लिख दिया, तो ये लाइन अभी भी वर्क करेगी, कोई एरर नहीं आएगा, फाइन, कोई एरर नहीं आएगा, जबकि कोई 11 एलिमेंट तो है ही नहीं, इसकी तो लेंथ ही 10 तक है, तो 11 एलिमेंट को प्रिंट नहीं, वो चलना तो नहीं चाहिए, बट वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू प्रिंट करेगा, क्योंकि जो कंपाइलर है सी का वो बाउंड चेकिंग मतलब एरे के साइज को चेक नहीं करता है, एरे का साइज चेक करना वो प्रोग्रामर की मतलब बनाने वाले जो प्रोग्राम बना रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपाइलर को नहीं पता चलता कि आप एक टाइम पे कहां पे आप एक्चुअली एरे के अंदर पहुंच गए हो। तो आप यहाँ पे देखोगे कि प्रोग्राम लिखा है जिसकी लेंथ सिर्फ 40 एलिमेंट है और यहाँ पे हमने लूप चला दिया 100 तक, और यू विल सी के प्रोग्राम चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा एंड देयर विल बी नो एरर। बट इस प्रोग्राम का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि टोटल मेमोरी तो आपके पास 40 बाइट्स की है और आप उसके अंदर फालतू एलिमेंट स्टोर कराए जा रहे हो, तो वो एलिमेंट्स कंपाइलर चलता चला जाएगा बट वो कहीं एक्चुअली में स्टोर आपके नहीं होंगे। तो एरे के साइज को आपने खुद से चेक करना होता है या इंश्योर करना है कि भैया यहाँ पे कभी भी 39 से ऊपर ना आए, या जितना भी आपका लेंथ है प्रोग्राम के एरे की। तो इसके जो नोट्स हैं वो यहाँ पे हमने लिखे हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सी के अंदर बाउंड चेकिंग नहीं होती है, ये प्रोग्रामर को खुद से करनी होती है। ये एक्सरसाइज है, ये आपने इसकी आउटपुट हमें बतानी है। हम दो प्रोग्राम यहाँ पे लिखे हैं, के वाला और एक ये वाला, आपने इनको रन करना है और इनकी आउटपुट को जो है ऑब्जर्व करना है। तो विद दिस थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जिसके अंदर हम एरे के कुछ और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट को देखें।